नमस्कार आप सभी को। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है टीएस ऑफ एंथर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था एलएस ऑफ फ्लावर, हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को उसमें डिस्क्राइब करके आपको दिखाया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे टीएस ऑफ एन एंथर, क्योंकि जो एंथर है वो स्टेमन का एक पार्ट है और जो स्टेमन है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो आज हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में और इसके जो अलग अलग पार्ट्स उनके फंक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो स्टेमन है वो फ्लावर का मेल सेक्स पार्ट है और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। तो जैसे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो दिस इज द स्टेमन। और स्टेमन के आपको मैंने बताए थे, स्टेमन के होते हैं दो पार्ट। ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये तो इसको तो हम बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द एंथर, और जो नीचे वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज द फिलामेंट। दिस पार्ट इज नोन एज द फिलामेंट। तो हमने इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिखा रखा है, हमने जो एंथर है, एंथर को हमने ट्रांसवर्सली कट कर दिया। हमने क्या किया, एंथर को हमने क्या किया, हमने एंथर को ट्रांसवर्सली कट कर दिया। और इसको कट करने के बाद इसके अंदर वाले पार्ट को हम देख रहे हैं कि एंथर को अगर हम एंथर का अगर हम टीएस करते हैं तो एंथर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो ये आपको एंथर का टीएस दिखाया गया है ताकि हम एंथर के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इसके इंटरनल टिश्यूज हैं, उनको हम आसानी से नोटिफाई हम उसको कर सकें। तो एंथर, तो इस पार्ट को, हालांकि ये दिस इज द कंप्लीट स्टेमन और स्टेमन के दो पार्ट हैं, दिस पार्ट इज नोन एज द एंथर एंड दिस पार्ट इज नोन एज द फिलामेंट। तो साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरोफिल। देखो, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम स्टेमन भी बोल रहे हैं और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का एक नाम और है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी हम इसको बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल भी हम इसको बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सैक, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स यानी कि माइक्रोस्पोर। आगे आपको बताएंगे इसके बारे में पूरा। तो इस डायग्राम के अंदर हमने क्या दिखा रखा आपको, एंथर को हमने ट्रांसवर्सली कट किया और कट करने के बाद उसका टीएस एक जो डायग्राम है वो आपको एंथर का क्या है इस लेक्चर के अंदर हमने आपको दिखा रखा है। तो हम इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें, स्टार्टिंग से कैसे, मतलब जब एक फ्लावर के ऊपर एक एंथर डेवलप होता है ना, तब उसके अंदर सभी जो पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने एंथर के अंदर आपको दिखा रखा है कि एंथर के सबसे बाहर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे एंडोथीसियम नाम की एक लेयर होती है। एंडोथीसियम के ठीक नीचे 3 लेयर मिडल सेल्स की होती हैं और सबसे इनरमोस्ट सेल लेयर जो होती है उसको हम टेपेटम बोलते हैं। टेपेटम बाहर से जिस खाली हिस्से को घेर रही है, मतलब टेपेटम बाहर से जिस इस एम्प्टी रीजन को कवर करती है, जिस सैक को कवर करती है, इस एम्प्टी रीजन को हम बोलते हैं पोलन सैक। क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड एज द पोलन सैक, या इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोल देते हैं इसको। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव और दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये तो बात होगी एक मैच्योर्ड एंथर की, जो कंप्लीटली मैच्योर हो चुका है, जिसके सभी पार्ट जो है वो प्रॉपर्ली बन चुके हैं। लेकिन अगर हम एक यंग एंथर की बात करते हैं, किसकी बात करें, अगर हम एक यंग एंथर की बात करते हैं, तो एक यंग एंथर के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी जो है प्रिपेयर्ड नहीं होती। ये सभी चीजें एक एंथर की डेवलपमेंट के दौरान बनती हैं। तो हम आपको बताएंगे एंथर के जो एक अलग अलग पार्ट हैं, ये डेवलपमेंट के दौरान कैसे बनते हैं और इनको बनाने वाली जो सेल्स हैं वो कौन सी होती हैं, कौन सी सेल किस किस पार्ट को बनाएंगी। तो आपको शायद पता हो कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ये दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक तो कौन सा होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
प्लांट टिश्यू की एक वो टाइप है जिसकी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकती हैं और अदर प्लांट टिश्यूज को भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स ने ही बनाया होता है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू की सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर सकती। प्लांट के केस में सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स ही डिवाइड करने में क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं। तो जब एक एंथर डेवलप होता है ना, तो एक एंथर की डेवलपमेंट के दौरान 3 तरह की मेरिस्टेमेटिक सेल बनती हैं। स्टार्टिंग में आपको मैंने क्या बताया कि जब एक एंथर डेवलप होता है तो एंथर के डेवलप होने के दौरान स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ 3 तरह की मेरिस्टेमेटिक सेल लेयर डेवलप होती हैं और उन मेरिस्टेमेटिक सेल लेयर के अंदर पहली लेयर का नाम है L1, सेकंड लेयर का नाम है L2 और थर्ड लेयर का नाम है L3। लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। और ये लेयर किसकी हैं? These are the layers of different types of meristematic cells। जो L1 नाम की लेयर है वो एंथर की डेवलपमेंट के दौरान बनाती है एपिडर्मिस को और स्ट्रोमियम को। L2 नाम की जो लेयर है वो बनाती है आर्किस्पोरियल सेल्स को और आगे आर्किस्पोरियल सेल जो है वो फिर बनाती है 2 अलग अलग तरह की और सेल टाइप को, जिनमें से एक सेल टाइप को हमने नाम दिया है, इट इज कॉल्ड द स्पोरोजिनस सेल, और सेकंड सेल टाइप को हमने नाम दिया, इट इज कॉल्ड द पैराइटल सेल। आगे चल के दिस पैराइटल सेल गिव राइज टू द एंडोथीसियम, मिडल सेल्स एंड द टेपेटम, while the sporogenous cell further gives rise to the microspore mother cells, and further microspore mother cells gives rise to the microspores। तो आपको मैंने क्या बताया कि एंथर की डेवलपमेंट के दौरान तो सबसे पहले सिर्फ 3 तरह की मेरिस्टेमेटिक सेल लेयर डेवलप होती हैं और इन मेरिस्टेमेटिक सेल लेयर की जो फेट है वो क्या होगी हमने इस फ्लो चार्ट के अंदर आपको बता दिया। तो इनके फंक्शंस को हम अब शुरू करेंगे पढ़ना कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस, स्ट्रोमियम, कनेक्टिव, आर्किस्पोरियल सेल, वेस्कुलर बंडल, स्पोरोजिनस सेल, पैराइटल सेल, एंडोथीसियम, मिडल सेल्स, टेपेटम, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर। इन सभी के फंक्शंस को भी हम बारी बारी से हम डिस्कस कर लेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सेल लेयर ऑफ द एंथर। एपिडर्मिस जो है वो एंथर की सबसे बाहर की सेल लेयर है। इट इज सिंगल लेयर, ये सेल की एक सिंगल लेयर से मिलके बनी होती है। ये प्रोटेक्शन के अंदर काम आती है, साथ में ये एंथर के मॉइस्चर कंटेंट को भी क्या करती, बना के रखती है। कहने का मीनिंग क्या है, एपिडर्मिस जो है ये सबसे बाहर वाली लेयर है, एंथर के सबसे बाहर प्रेजेंट होती है। ये प्रोटेक्शन के अंदर काम आती है क्योंकि एपिडर्मिस जो है वो एंथर के सभी इंटरनल पार्ट को क्या कर रही है, बाहर से आउटरली कवर कर रही है और सराउंडिंग से किसी भी तरह की जो इंजरी है वो अंदर वाले पार्ट को ये नहीं होने देती। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ एपिडर्मिस जो है वो एंथर को डिहाइड्रेशन से ही बचाती है। मतलब एंथर के अंदर से एंथर का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको लगातार बना के रखती है और जिससे एंथर का जो इंटरनल पार्ट है उसके अंदर पानी की कमी नहीं होती और इसके अंदर कोई ड्राइनेस नहीं आती। सेकेंडली क्या है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो सेल लेयर प्रेजेंट है उस सेल लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस सेल लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोथीसियम। एपिडर्मिस की तरह जो एंडोथीसियम है वो भी सिंगल लेयर ही होती है। ये भी जनरली प्रोटेक्शन के अंदर काम आती है और एंथर के डेहिसेंस के अंदर काम आती है। किसके अंदर काम आती है एंथर के डेहिसेंस के अंदर। एंथर के डेहिसेंस से हमारा मतलब क्या है, देखो एक एंथर के अंदर, एंथर का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि ये एक तरह का मेल सेक्स पार्ट है और एंथर के अंदर
पोलन ग्रेन जो है वो डेवलप होते हैं। एंथर के अंदर क्या डेवलप होते हैं? पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। और जब एक एंथर की मैच्योरिटी होती है ना, एंथर की मैच्योरिटी होने के बाद ये सभी के सभी जो माइक्रोस्पोर हैं और यू कैन से द पोलन ग्रेन्स, ये सभी एंथर के अंदर से क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एंथर के अंदर से बाहर निकलने के लिए एंथर की साइड वॉल का रप्चर्ड होना जरूरी होता है, मतलब उसकी आउटर जो वॉल लेयर है उसका टूटना जरूरी होता है। और एक एंथर की मैच्योरिटी होने के बाद उसकी आउटर सेल लेयर का रप्चर होना, उसका फट जाना और उसके अंदर भरे हुए जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका बाहर निकल जाना, दिस फिनोमिना इज नोन एज द डेहिसेंस ऑफ एन एंथर। तो जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है, ये सेकेंड लेयर है, सिंगल सेल लेयर से मिलकर बनी होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन के अंदर भी काम आती है, साथ के साथ में क्या करती है? ये एंथर के डेहिसेंस के अंदर भी क्या आती है? काम आती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद एंडोथीसियम के ठीक नीचे सेल की 3 लेयर और प्रेजेंट होती हैं। और सेल की जैसे कि दिस इज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे दिस इज द एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के ठीक नीचे 1, 2 एंड 3 ये 3 सेल लेयर जो है मिलके मिडिल सेल लेयर को बनाती है। मतलब मिडिल सेल लेयर के अंदर सेल की 3 लेयर्स होती हैं, 3 परतें इसके अंदर होती हैं। और ये तीनों सेल लेयर क्या करती हैं? ये भी एंथर के डेहिसेंस के अंदर ही क्या करती हैं? काम आती हैं, प्रोडक्शन के अंदर भी काम आती है। और मिडिल सेल लेयर के बाद सबसे जो अंदरूनी लेयर जो सबसे इंटरनल लेयर है, दिस इंटरनल लेयर इज नोन एज द टेपेटम। क्या बोलते हैं उसको? इट इज कॉल्ड एज द टेपेटम। टेपेटम क्या है? टेपेटम इज ए न्यूट्रिटिव लेयर। टेपेटम इज ए न्यूट्रिटिव लेयर। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, टेपेटम के ठीक बाद, टेपेटम के ठीक अगर हम और अंदर की बात करते हैं तो टेपेटम के अंदर की तरफ जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप थोड़ा खाली देख रहे हो। और इस हिस्से के अंदर मैंने कुछ एक टिश्यू भी बना के इसमें दिखा रखा है। और इस टिश्यू को हमने नाम दिया है, दिस टिश्यू इज नोन एज द स्पोरोजेनस टिश्यू। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर आपको मैंने क्या बताया था? L1 बनाती है एपिडर्मिस को, स्ट्रोमियम को, L2 बनाती है आर्किस्पोरियल सेल्स को। और आर्किस्पोरियल सेल जो है फर्दर इसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है, और बाय द डिफरेंशिएशन आर्किस्पोरियल सेल गिव राइज टू द स्पोरोजेनस सेल एंड द पैरेटल सेल। तो ये इस सेल का फंक्शन आपको मैंने बता दिया कि ये सेल फर्दर क्या बनाती है? क्या बनाती है? एंडोथीसियम, हमने फंक्शन पढ़ लिया। मिडिल सेल लेयर और क्या बनाती है? टेपेटम। तो हमने टेपेटम का आपको बताया था कि टेपेटम जो है वो नेचर में कैसे है? इट इज ए न्यूट्रिटिव सेल लेयर। इट इज ए न्यूट्रिटिव सेल लेयर। न्यूट्रिटिव उसी को बोलते हैं जो किसी दूसरी चीज को न्यूट्रिशन देने में काम आए। अब टेपेटम न्यूट्रिशन तो दे रही है, लेकिन किसको? ये समझने के लिए पहले हम इस सेल का फंक्शन पढ़ेंगे कि आर्किस्पोरियल सेल में डिफरेंशिएशन हुआ था, और डिफरेंशिएशन के जरिए आर्किस्पोरियल सेल ने क्या बनाया? पहले स्पोरोजेनस सेल, और क्या बनाया था? पैरेटल सेल। स्पोरोजेनस सेल आगे चल के इसमें डिफरेंशिएशन होता है, और स्पोरोजेनस सेल डिफरेंशिएशन के जरिए कुछ अलग तरह की सेल टाइप को बनाती हैं, एंड दीज सेल्स आर नोन एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो स्पोरोजेनस सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाती हैं, और आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस, और मियोसिस के थ्रू हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके 4 माइक्रोस्पोर यानी कि 4 पोलन ग्रेन को क्या करती है? वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो कहने में क्या है इसके अंदर? तो L1 ने बना दिया एपिडर्मिस को, L2 ने L2 ने बना दिया आर्किस्पोरियल सेल को, और आर्किस्पोरियल सेल ने किसको बना दिया? स्पोरोजेनस सेल को, किसको? पैरेटल सेल को। और फिर पैरेटल सेल ने किसको बना दिया? एंडोथीसियम को, और 3 मिडिल सेल को, किसको? टेपेटम को। और ये अंदर क्या भरा हुआ है? ये है अंदर स्पोरोजेनस सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू, और इस स्पोरोजेनस टिश्यू को किसने बनाया है? स्पोरोजेनस सेल से। आगे चल के तुम याद रखो आप, जिस खाली हिस्से के अंदर, जिस एम्प्टी स्पेस के अंदर ये स्पोरोजेनस टिश्यू भरा हुआ है, इस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं, दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज द पोलन सैक।
याद रखो पोलन सैक का एक नाम और है, साइंटिफिकली हम पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरेंजियम। याद रखो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो ये 4 चैम्बर दिखा रखे हैं ना, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये और एक चैम्बर ये, इन चारों चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसी बेस के ऊपर एंथर को 2 कैटेगरी के अंदर बांट के रखा होता है। एक एंथर को हम बोलते हैं मोनोथिकस, एक होता है डाइथिकस। जो मोनोथिकस एंथर होता है उसके अंदर थिका तो होता है एक, लेकिन उसके अंदर चैम्बर होते हैं 2। और जबकि जो डाइथिकस एंथर होता है उसके अंदर थिका मतलब के लोब तो उसके अंदर होते हैं 2, लेकिन उसके अंदर चैम्बर कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पे हमने जो टीएस दिखा रखा है ये आपको हमने डाइथिकस एंथर का टीएस हमने आपको दिखा रखा है। आपको मैंने क्या बताया था? डाइथिकस एंथर जो होता है, डाइथिकस एंथर के अंदर लोब तो कितने होते हैं? 2, लेकिन एक सिंगल लोब के अंदर चैम्बर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 लोब में चैम्बर कितने हुए? टोटल 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, तो जो ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, ये डायग्राम आपको दिखा रखा है मैंने किसका? एक डाइथिकस एंथर का। जैसे कि ये है एक डाइथिकस एंथर। अगर इसके बीच में मैं एक लाइन लगा दूं ना, इसके बीचों बीच अगर मैं एक लाइन लगा दूं तो एक ये है डाइथिकस एंथर, इसमें 2 थिका हैं, मतलब इसके अंदर 2 लोब हैं, एक कंप्लीट लोब है ये और एक कंप्लीट लोब है ये। और इन दोनों लोब्स को जो स्ट्रक्चर आपस में जोड़ रहा है, मतलब ये दोनों लोब, एक लोब ये और एक लोब ये दोनों लोब आपस में जिस स्ट्रक्चर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव। और हमने बता रखा है कनेक्टिव को बनाता कौन है? L3 नाम की लेयर। L3 जो किसको बनाती है? L3 बनाती है, इट गिव राइज टू द कनेक्टिव एंड वेस्कुलर बंडल। तो एक मोनोथिकस एंथर में होते हैं सिर्फ 2 चैम्बर और डाई के अंदर होते हैं कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। और इन चैम्बर्स को साइंटिफिकली क्या नाम दिया गया है? इनको हम बोल देते हैं या तो पोलन सैक बोल देंगे या इनको क्या बोल देंगे? दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भरा होता है स्पोरोजेनस टिश्यू, और स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल्स के अंदर होता है डिफरेंशिएशन, जो क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। और फिर आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को बनाती है माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन्स को बनाती हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया इसमें, और सभी का फंक्शन हमने पढ़ लिया। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन में काम आती है, एंडोथेलियम की प्रोटेक्शन में काम आती है, एंथर के डेhiscence में काम आती है, मिडिल सेल लेयर भी जो होती है एंथर के डेhiscence में काम आती है, प्रोटेक्शन में काम आती है, मॉइस्चर कंटेंट बना के रखती है। टेपेटम जो है वो नेचर में कैसी होती है? न्यूट्रिटिव होती है। कैसे? क्योंकि टेपेटम जो है वो बाहर से पोलन सैक को कवर करती है। पोलन सैक में क्या भरा होता है? पोलन सैक के अंदर भरे होते हैं पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं, और इन पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने का काम किसका होता है? वो होता है टेपेटम नाम की इस सेल लेयर का। ठीक है, और जो कनेक्टिव होता है ये एंथर के दोनों लोब्स को क्या करता है? आपस में जोड़ देता है। और ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया इसका, एंथर के टीएस का। तो इसके बाद जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन।